देखिए हाँ, पिछले संडे को हम लोगों ने संतान से संबंधित पंचम हाउस का डिस्कशन चल रहा है और उसमें देखा था कि कभी कभी श्राप, पूर्व जन्म के किसी श्राप के कारण जो है संतान में बाधा आती है या संतान का सुख नहीं मिल पाता है। उसमें 3 हम लोगों ने कर्स पढ़ लिए थे और उसके बाद 4 कुंडलियों पर डिस्कशन किया था। आज हम 2 कर्स और पढ़ेंगे और उस पर फिर 1-2 कुंडली डिस्कस करेंगे और D7 आज देखेंगे कि D7 क्या चीज है। जो पारासर जी ने जो डिविजनल चार्ट बनाए हैं तो उनमें किसी न किसी भाव का पूरी तरीके से वर्णन किया है उन्होंने, कि उसका डेलिनिएशन किया है। जैसे D7 जो है, ये वैसे तो सप्तम हाउस के लिए कहा गया है, लेकिन सप्तम हाउस को हम D9 से विशेष रूप से देखते हैं, लेकिन D7 जो है वो पंचम हाउस को हम देखते हैं। पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनके फल के अनुसार पंचम हाउस का कितना सुख मिलता है, जातक को कितना नहीं मिलता है, किस प्रकार की संतान प्राप्त होती है, संतान प्राप्त होती है कि नहीं होती है, ये सारी चीजें हम D7 से देखते हैं। और D7 में एक बात और भी है, उन्होंने जो 7 भाग हैं D7 में, एक यानी 4 अंश, एक हिस्सा जो आता है वो 4 अंश 17 कला और 9 विकला का होता है। 7 का भाग देंगे 30 अंश में तो 4 बार तो पूरा चला गया, तो 4 अंश का हो गया, फिर उसमें 17 कला और 9 विकला करके आता है। तो इसमें 7 जो भाग हैं किसी राशि के, ये हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों को निरूपित करते हैं। और वो 7 चक्र आपको क्रम से पता है कि मूलाधार से लेकर के सहस्त्रसार तक जो है, मूलाधार है, मणिपूरक है, विशुद्धि है, अनाहत है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रसार चक्र है। तो ये जो है वास्तव में जब जीव को भेजा है भगवान ने, तो उस जीव को ये कहा गया है कि आप अपने को पहचाने और ये कोशिश करें कि ये जो आत्मा है आपके शरीर के अंदर, ये परमात्मा में विलीन हो जाए, यानी इस चक्र से छूट जाए। तो उसके लिए उन्होंने साधन बताए हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी के द्वारा ही हम इस तरीके से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है ये पूरी तरीके से तामसिक चक्र है, और ये आपको पता है जो हमारी स्पाइनल कार्ड है उसके सबसे लोअर जो वर्टिब्रा है उसके नीचे पर ये स्थित है। और ये जो चक्र है, चक्र की सामान्य तो भाषा आप जानते हैं कि वहां पर ये टर्निंग ऑफ नर्व्स, वहां पर नर्व्स जो हैं वो टर्न लेती हैं तो एक चक्र बन जाता है। और उस चक्र में सामान्य रूप से ऊर्जा, जो ऊर्जा की गति होती है उसको हम देखते हैं कि सामान्य सहस्त्रसार जो है, सहस्त्रसार जो सबसे ऊपर हमारा जो जहां पर सर है, सर के मध्य भाग में स्थित होता है, तो जो कॉस्मिक एनर्जी है जो बॉडी एक्सेप्ट करती है, वो कॉस्मिक एनर्जी सहस्त्रसार से मूलाधार की ओर जो है वो बहती है सामान्य अवस्था में। तो ये क्या होता है कि जब इस तरीके का होता है तो वो जातक केवल जो है वो फिजिकल प्लेन पर, इसे कहते हैं एक फिजिकल प्लेन में जीना पसंद करता है। मतलब वो अपने लिए ही, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तामसिक प्रवृत्तियों के लिए वो व्यक्ति जाना जाता है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है तो हम कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण, यानी हम अपने मूलाधार जो चक्र है उसको, जहां पर सर्प के अनुसार, कुंडली माने सर्प जो है कुंडली लगा के बैठता है, वो सर्पाकार है। स्पाइनल कार्ड भी आपकी देखे होंगे, स्नेक लाइक सर्पाकार है वो। तो नीचे जो चक्र है हमारा मूलाधार चक्र है, वो वहां पर सर्पाकार कुंडली जो है बैठी है, वो इनएक्टिव है। जब ये इनएक्टिव होती है तो मनुष्य केवल फिजिकल लेवल पर अपनी सुख सुविधाओं, सांसारिक सुख के लिए जीवित रहता है, उसकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शून्य होती है। तो साधना के द्वारा मेडिटेशन हो सकता है और अन्य भी साधन हो सकते हैं जिनके द्वारा वो कुंडलिनी जागृत करके जो कॉस्मिक ऊर्जा है जो बॉडी को मिल रही है, वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर जब उसका प्रवाह हो जाता है तो एक एक चक्र को पार करता है।
मूलाधार से मणिपूरक आएगा, मणिपूरक से विशुद्धि में आएगा, फिर विशुद्धि से अनाहत में आएगा, फिर अनाहत से आज्ञा चक्र में आएगा, और आज्ञा चक्र से फिर वो जाता है आपका सहस्त्रसार में। तो जब एक एक चक्र जागृत होता है तो जातक के अंदर क्या परिवर्तन होता है, इसका डिटेल जो है आपको अखिल जी अगले संडे को बताएंगे कि चक्र कैसे काम करते हैं और उन चक्रों को जागृत करने की क्या क्या उपाय हैं और कैसे वो चक्र जागृत करते हैं। जब चक्र जागृत होते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा हम भी इसको बनाने के नोट्स बना के कुछ थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ये जो कुंडली देखना ये ना, ये तो है ही, इसका एक पार्ट है। स्पिरिचुअल जर्नी भी हमको पता होनी चाहिए कि जीव की जो अंतिम लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य यही है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जब सहस्रार तक ऊर्जा हमारी पहुंच जाती है तो ऐसा जातक ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से जुड़ जाता है। वो जब चाहता है अपने को सांसारिकता से हटा करके वो ब्रह्मांड में अपने से जोड़ लेता है, उस कॉस्मोस से जोड़ लेता है। इसी को हम लोग समाधि कहते हैं कि समाधि में जब व्यक्ति आता है तो वो फिर जो है उस परमात्मा के साथ जो है अपने को पाता है और फिर एक परम आनंद की स्थिति में होता है। उसी को समाधि कहा गया है। लेकिन वो बड़ी कठिन स्थिति है, कुछ लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन जो है उसको प्रयास करना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। सभी चक्र जागृत तो बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन अगर 1 2 3 चक्र भी अगर हमारा आज्ञा चक्र तक जागृत हो गया या मणिपूरक या हमारा अनाहत चक्र तक अगर जागृत हो गया तो काफी स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं वो साधना के द्वारा इन चक्रों को वो एक्टिव कर लेते हैं। उनके कलर्स हैं, उनके मंत्र हैं, उनके लिए मुद्राएं हैं कि किस मुद्रा में बैठ करके आप उस चक्र को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको माने फिजिकल प्रतिबंध भी हैं, किस तरह का है आहार होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। पता चला कि हम रात 12 बजे तक जागते हैं, दिन के 10 बजे तक सोते हैं, तो ऐसे लोग जो है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो है हमारे पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें जो हमारा मेडिटेशन या जिसे कहते हैं प्राणायाम, वो 7वीं सीढ़ी है। सबसे पहले है यम है, फिर नियम है, फिर आसन है, फिर जो है प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। इस तरह से वो सीढ़ी, अगर कोई सीढ़ी जिसमें 6 डंडे न लगाए जाएं और 7वें डंडे से सीधा कहा जाएगा आप चढ़ जाओ, तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये मेडिटेशन में कहते हैं, वहां योग कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ये एक केवल भ्रम है। अपने मन को भले अच्छा लगे लेकिन उससे कोई भी स्पिरिचुअल लाभ नहीं होता है। आगे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये हमने थोड़ा रेफरेंस दिया कि जो D7 के 7 पार्ट्स हैं वो प्रत्येक पार्ट हमारे किसी एक चक्र को जो है वो रिलेट करता है, और उसके आधार पर नेटिव के अंदर के किस प्रकार से गुण रहते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हम आज जो है शुरू करते हैं ब्रह्म श्राप। 3 श्राप हो गए थे। ब्रह्म श्राप की वजह से कभी कभी क्या होता है, संतान जो है वो नहीं होती है, संतान का सुख नहीं होता है। तो होता क्या है, ब्रह्म श्राप क्या होता है, पूर्व जन्म में देखिए अष्टम हाउस में जो है, अष्टम D7 का अष्टम हाउस हमको ये बताता है कि पिछले जन्म में किसके कर्ष के द्वारा संतान की हानि हो रही है। तो जब हम कोई व्यक्ति अपने अहंकार के बस में किसी ब्राह्मण का या किसी विद्वान का या किसी संत या ऋषि का अपमान कर देता है तो इसे ब्रह्म श्राप कहते हैं। और इसके वर्तमान, तो उससे क्या होता है, इसको वर्तमान जीवन में संतान सुख में बाधा आती है। और इसमें अनेक कॉम्बिनेशन दिए हैं पारासर जी ने। उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि कभी कभी हम लोग कुंडली देखते रहते हैं और सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन कॉम्बिनेशन है। देखिए हम फिर भी कहते हैं, हम बार बार ही कहते हैं, कुंडली में योग जो है वही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से नाड़ी में कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर योग जो है महत्वपूर्ण है। अकेला कोई भी प्लैनेट अपना फल जो है बहुत साधारण फल देकर के निकल जाता
योग में होता है। जैसे मान लीजिए योग कारक प्लेनेट हम लोगों ने पढ़े थे कि जो एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो वो योग कारक हो जाता है। जैसे वृष और तुला लग्न के लिए शनि योग कारक होता है, इसी प्रकार से शनि की जो मकर और कुंभ राशि के लिए शुक्र योग कारक होता है। कर्क और सिंह लग्न के लिए जो है आपका मंगल योग कारक होता है। तो इसमें योग कारक इसलिए हो गया कि मान लीजिए कर्क लग्न है तो वहां पर मंगल 10 और 5 का स्वामी बन जाता है, एक केंद्र है एक त्रिकोण है। और पिछले उसमें मैंने चर्चा ये की थी कि केवल जो है विष्णु भगवान जो है वो इनएक्टिव हैं। केंद्र को विष्णु कहते हैं, विष्णु स्थान कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारी स्पिरिचुअल उसमें अध्यात्म में विष्णु जो है वो जिसे कहते हैं पुरुष इनएक्टिव होता है जब तक जो है उसको प्रकृति का साथ नहीं मिलता। कोई भी क्रिएशन जो है अकेले पुरुष के द्वारा संभव नहीं है जब तक कि प्रकृति उसका साथ नहीं देती है। और जो प्रकृति है वो वही लक्ष्मी है, भगवान विष्णु की जो है, जो उनके साथ सदैव रहती है। तो त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। जब भी लक्ष्मी और विष्णु दोनों स्थानों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण के ग्रह एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर ये वो राजयोग बन जाता है। कभी कभी क्या होता है दोनों का स्वामी जब एक हो जाता है तो वो ग्रह एक ही ग्रह योग कारक बन जाता है। तो योग या कॉम्बिनेशन, या इनको हम कहते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन दिए हैं इस ब्रह्म श्राप के लिए। तो पहला तो यह है, आप चाहें तो इनको नोट कर लें, हम धीरे धीरे बताते हैं। पहला है यदि लग्न में गुरु और शनि हो, और नवम भाव में राहु अथवा राहु और गुरु हो। नवम भाव में राहु हो, अथवा ये तीसरी स्थिति बनती है राहु और गुरु मिलकर के 12th भाव में हो। तीन तरीके के कॉम्बिनेशन है, गुरु और शनि लग्न में हो और राहु नवम में हो। मतलब राहु ने गुरु को पीड़ित किया, पंचम हाउस को पीड़ित किया, और गुरु जो है शनि से भी पीड़ित हो गया। तो अब यहाँ पर गुरु जो है, जो वरिष्ठ है, जो ज्ञानवान पुरुष है, जो ब्राह्मण है, वो बृहस्पति उसको निरूपित करता है। इसमें बृहस्पति पर पीड़ा होनी चाहिए। ब्रह्म श्राप में जब भी बृहस्पति अगर पंचमेश होकर के पीड़ित हो जाता है तो ब्रह्म श्राप निश्चित रूप से उसमें काम करता है। दूसरा हुआ कि अगर राहु और गुरु एक साथ मिलकर के 12th हाउस में बैठ जाएं तो भी हो सकता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है गुरु शनि के नवांश में हो, गुरु शनि के नवांश में, यानी मकर और तुला नवांश में हो, मकर और कुंभ नवांश में हो। और D1 में शनि और मंगल की युति हो, साथ में पंचमेश व्यय भाव में हो, तो ब्रह्म श्राप के कारण संतान में बाधा आती है। D1 में मंगल, D1 में शनि और मंगल की युति हो। ओके। एक तीसरा कॉम्बिनेशन है नवमेश पंचम में हो, नवमेश पंचम में हो, पंचमेश अष्टम में हो, गुरु और मंगल राहु से युत हो। देखो जब इनको हम किसी कुंडली में रख करके लगाते हैं तो आपको जो हमने बताया था कि ये कुंडली जो कोई जो तात्कालिक कुंडली के साथ साथ हमेशा आप नेचुरल जोडियक को जरूर देखें। अष्टम में बताया है पंचमेश अष्टम में हो, अष्टम में नेचुरल जोडियक की मंगल की राशि पड़ी हुई है। और यहां पर बताया गुरु और मंगल राहु से युत हो। गुरु तो वो ब्रह्म श्राप के कारक है, ब्रह्म है, ब्राह्मण है, वरिष्ठ है। और मंगल जो है अष्टम का लॉर्ड है।
नेचुरल जोडियक के अष्टम का लॉर्ड है, जहां पर पंचमेश बैठा हुआ है, तो इनडायरेक्ट वो पंचमेश राहु से भी पीड़ित हो गया, क्योंकि पंचमेश जिस घर में बैठा हुआ है उसका स्वामी राहु से पीड़ित है, यानी डिस्पोजिटर जो है राहु से पीड़ित है, तो वो ग्रह भी पीड़ित हो गया। तो अब इसमें एक और कॉम्बिनेशन है, नवमेश पंचम में है, नवमेश पंचम में हो, गुरु और राहु की युति हो, तथा मंगल अष्टम भाव में हो। अष्टम का मंगल क्या करता है, एकादश भाव को देखता है, ऐसे समझिए, अष्टम का मंगल एकादश भाव को चौथी दृष्टि से देखता है, जो पंचम का सप्तम है, पंचम का मारक भाव है। सप्तम जो है वो पंचम का मारक भाव है, और उस मारक भाव में जब पापी प्रभाव आ जाता है तो वो भाव जो है वो कमजोर हो जाता है। तो मंगल अष्टम में बैठ करके पंचम को कमजोर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, जो कि पंचम का मारक भाव है। नवमेश पंचम में है, गुरु राहु की युति हो और मंगल अष्टम में हो। अगला जो है कॉम्बिनेशन है, गुरु नीच का हो, राहु लग्न या पंचम में हो, और पंचमे 6, 8, 12 में हो। पंचमेश 6, 8, 12 में हो तो संतान में बाधा होती है ब्रह्म श्राप के कारण। अगला एक और है कॉम्बिनेशन, नवमेश अष्टम में हो, नवमेश अष्टम में हो, राहु गुरु की राशि धनु या मीन में हो। अब देखिए यहां राशि पीड़ित हो गई, तो जब राशि पीड़ित होगी तो ग्रह भी पीड़ित हो जाएगा। अभी तक कॉम्बिनेशन में राहु प्लस गुरु आता था, अब ये भी एक कॉम्बिनेशन काम करता है कि राहु अगर गुरु की राशि में बैठा हो और उसके साथ में क्या होगा, गुरु शनि और मंगल ये पंचम भाव में हो, तो इस तरीके से ये 6 कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। नट सेल में हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव पंचमेश लग्न नवम भाव तो पीड़ित, साथ साथ में गुरु पीड़ित होना चाहिए। बृहस्पति जो है वो ब्राह्मण भी है, श्रेष्ठ पुरुष भी है और विद्वान भी है। जब ये पीड़ित होता है किसी कुंडली में, चाहे राहु से पीड़ित हो, चाहे वो शनि मंगल से पीड़ित हो, चाहे 6, 8, 12 में चला गया हो, चाहे वो नीच का हो गया हो, तो ये जो है बाधा उत्पन्न होती है। अब इसका उपाय क्या है, इसके उपाय को लिख लीजिए। अगर इस तरीके से कोई संतान बाधा आती है तो पहला है हरिवंश पुराण का श्रवण करें, और वो महिला चंद्रायण व्रत करे। चंद्रायण व्रत जो है वो पंचांगों सब में होता है। तीसरा है दक्षिणा सहित गो दान करे, गौ का दान करे दक्षिणा सहित ब्राह्मण को, या फिर स्वर्ण सहित पंचरत्न दान करे, यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए, तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। स्वर्ण सहित क्या दान करें? स्वर्ण सहित पंचरत्न। अब इसके बाद एक चीज आती है, सर एक बार रिपीट कर दो सारे उपाय। उपाय में पहला तो है हरिवंश पुराण का श्रवण करें,
चंद्रायण व्रत, चंद्रायण व्रत जो है वो एक व्रत होता है, वो अभी इसी शायद सावन आवन के महीने में किया जाता है। दक्षिणा सहित गोदान करे, और स्वर्ण सहित पंच रत्न, जो भी रत्न है स्वर्ण सहित दान करे, और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए। ठीक है सर, थैंक यू। अब देखिए इसके बाद अगला एक और है प्रेत श्राप। प्रेत श्राप में क्या होता है कि जो जिनके जो है मृत्युपरांत जो इनके जो दैहिक कार्य होते हैं हमारे संस्कृति के अनुसार, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके 13वें संस्कार है, षोडशी, जैसा जहां होता जिस धर्म का, अगर वो शांति नहीं की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है प्रेत योनि में चला जाता है। और प्रेत योनि जब जाता है तो परिवार के लोग यदि उसके मुक्ति का कोई साधन नहीं करते तो फिर वो श्राप देता है, और उस श्राप के आधार पर संतान नहीं होती है। आपने भागवत महापुराण में सुना होगा कि धुंधकारी एक था, वो बड़ा पापी था, माता पिता को बड़ा कष्ट देता था, और उसको जो है असामयिक उसकी मृत्यु हो गई और उसके परिवार में कोई बचा नहीं था, उसकी शांति का कोई उपाय नहीं किया तो वो प्रेत बन गया था। फिर उसका एक भाई था गोकर्ण, वो गोकर्ण ने जब आया अपने घर में घूमते घामते तो वो प्रेत जो है रात में डरावनी आवाज करता था। तो गोकर्ण ने सोचा कि आखिर क्या है, तो गोकर्ण तो सूर्य के उपासक थे, उन्होंने पूछा भाई आप कौन है, बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं प्रेत बन गया हूँ और मेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, और इस योनि में वो सबसे माने कष्टदायी योनि मानी गई है प्रेत योनि, तो भाई तुम हमारी किसी मुक्ति का उपाय करो। तो जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने सूर्य की उपासना की, और सूर्यदेव ने बताया था कि अगर तुम भागवत महापुराण का अनुष्ठान अपने भाई के लिए करोगे तो इसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने ऐसे ही किया, और आज भी जहाँ वो होता है ना भागवत कथा का अनुष्ठान होता है तो एक वहां बांस गाड़ा जाता है 7 गांठ का, उसमें एक काला कपड़ा लपेट करके रखा जाता है। ऐसा मान्यता है कि उस परिवार का कोई प्रेत योनि में अगर गया है तो वो आकर के उसमें बैठता है और सुनता है। तो प्रेत योनि में हमारे यहाँ ये कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण, पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण ये बहुत ही जरूरी है। और अंत्येष्टि क्रिया, मृत्यु के बाद जो है अंत्येष्टि क्रिया यदि नहीं की जाती है विधिवत तो ऐसी जीव जो है वो प्रेत योनि में चला जाता है, और प्रेत योनि में वो भटकता है, और परिवारीजन यदि उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं करते हैं तो फिर वो श्राप देता है, और उसी को प्रेत श्राप कहते हैं। क्यों राय साहब? हाँ वही है। अब इसमें यही है कि एक गया वाला है, गया भी हाँ हाँ करते हैं तो हो जाता हाँ, गया में पिंडदान किया जाता है, है तो और इसको उसमें मुक्ति मिल जाती है। हाँ रुद्राभिषेक और ब्रह्मा की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दान किया जाता है। गाय और चांदी का पात्र और नीलम दान किया जाता है। वास्तव में जो प्रेत के लिए जो है जिसे माना गया है उसके लिए उत्तरदायी जो ग्रह है वो शनि को माना गया है। और शनि है ही अगर है। हाँ, अगर शनि जो है पीड़ित है तो फिर जो है ये पंचम भाव पंचमेश और बृहस्पति के साथ साथ में अगर शनि पीड़ित है तो फिर ये प्रेत श्राप की वजह से संतान में बाधा आती है। अब इसमें कॉम्बिनेशन 4-5 हैं, वो हम बता रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो उनको नोट कर लें, उसके बाद उपाय जो है, और उसके बाद फिर एक कुंडली हम डिस्कस करेंगे, वो उसमें ब्रह्म श्राप का पूरी तरीके से लगता है और उसके संतान नहीं हुई। तो इसमें पहला कॉम्बिनेशन है शनि पंचमेश हो और अष्टम भाव में स्थित हो। पंचमेश होकर के शनि यदि अष्टम भाव में स्थित हो कन्या और तुला लग्नों में ये बनता है।
कन्या और तुला लग्न में ये शनि पंचमेश बनता है, और अष्टम में जब ये बैठेगा तो मंगल की राशि में आएगा। तो इसलिए शनि एक तो अष्टम भाव में चला गया पंचमेश होकर के, और मंगल के शत्रु की राशि में चला गया, तो ये वहां शनि पीड़ित हो जाता है। और गुरु अष्टम में, मंगल लग्न में हो, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगा। शनि पंचमेश होकर के अष्टम में स्थित हो, गुरु अष्टम में स्थित हो, और मंगल लग्न में स्थित हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो प्रेत श्राप की वजह से संतान में बाधा आती है। नंबर 2, दूसरा कॉम्बिनेशन है पंचम में सूर्य और शनि, सप्तम में क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा होने का मतलब सूर्य जो है वो 5 से लेकर के 8 के भावों के बीच में होगा, तभी चंद्रमा क्षीण कहलाएगा। सूर्य के बहुत नजदीक हो तब वो क्षीण होता है। 6 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, और 8 में भी हो सकता है। 7 में होगा तो ज्यादा एकदम पीड़ित होगा, तो वहां सूर्य भी नीच का हो जाता है नेचुरल जोडियक में, तो सूर्य भी जो है वो पापी हो गया। और लग्न में राहु और व्यय भाव में गुरु, ये 4 प्रकार से बता। पंचम में सूर्य और शनि हो, सप्तम में क्षीण चंद्रमा हो, चूंकि पंचम में सूर्य आ गया तो सप्तम में चंद्रमा क्षीण का हो गया। लग्न में राहु हो और व्यय भाव में गुरु हो, 12th हाउस में अगर गुरु है तो संतान में बाधा आती है। तीसरा कॉम्बिनेशन है गुरु नीच का हो, शनि शुक्र और अष्टमेश पंचम भाव में हो। देखिए एक मोटा मोटा रूल है, हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी 5 और 8 का संबंध बनता है, 5-8 का अगर एक्सचेंज हो जाता है तो भी खराब है, संतान के लिए ये खराब है। तो 5-8 का संबंध जो है, यहाँ अष्टमेश पंचम में आया तो वो खराब है नहीं बिट्टी? आंटी है नहीं ना, उनके यहाँ गई। इसके बाद अगला है लग्न में शनि हो। सर ये पिछला रिपीट करना, गुरु नीच का हो, गुरु नीच का हो, शनि शुक्र और अष्टमेश पंचम हाउस में हो। इसके बाद जो है अगला है लग्न में शनि हो, पंचम में राहु हो, अष्टम में सूर्य हो, और द्वादश भाव में मंगल हो। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ऋषियों ने बड़े सोच समझ के बनाए हैं, इनको आप नेचुरल जोडियक में जरूर लगा के देखें। मंगल जो है जब द्वादश भाव में होगा तो मीन राशि वहां पर आती है, अग्नि तत्व का ग्रह है, मीन राशि में जाकर के बिल्कुल निष्फल हो जाता है। पौरुष शक्ति जो कारक है मंगल, वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जब भी अष्टम में आएंगे, गुरु अष्टम में है, तो जब गुरु अष्टम में, सूर्य अष्टम में होगा तो अभी सप्तम से निकला है। अगर हम नेचुरल जोडियक को देखेंगे तो अष्टम में 8 नंबर की राशि पड़ती है, अभी अभी नीच राशि से निकला है, यानी बहुत कमजोर हो गया है। इसी प्रकार से इसको हम जरूर देखेंगे। नेचुरल जोडियक को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह जो है कहां पर गया, तो उसकी पावर बढ़ रही है कि घट रही है। ऐसे अगर गुरु को कहते हैं नीच का हो तो नेचुरल जोडियक में वो 10th भाव में जाएगा, कारक पंचम का है, अपने से 6ठे में गया है, तो कारक होकर के वो पीड़ित हो रहा है। हमको केवल इसको सीधे सीधे पढ़ने से कभी कभी चीज नहीं समझ में आती कि अगर गुरु नीच का है तो नेचुरल जोडियक में वो 10th भाव में होगा, मकर राशि में,
लेकिन पंचम का कारक है, वो कारक होकर के अपने से छठे भाव में चला गया है, इसलिए वहां पर गुरु पीड़ित हो गया है। एक और है, यदि गुरु एवं पंचमेश नीच का हो और नीच का ग्रह देख रहा हो, अब ऐसे समझो आप, सिंह लग्न की कुंडली है, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और गुरु जो है वो छठे भाव में बैठा है और द्वादश में बैठा हुआ मंगल उसको देख रहा है। इस तरह का आप चार्ट बनाएं। सिंह लग्न की कुंडली है तो पंचमेश जो है गुरु हुआ, धनु राशि पंचम में आएगी, और गुरु जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ, नीच राशि में बैठा है, और नीच ग्रह मंगल जो है वो द्वादश भाव से उसको देख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो है ये खराब कॉम्बिनेशन है। इसका उपाय जो है अभी बताया कि गया में पिंडदान करना है, शिव जी का रुद्राभिषेक करना है, ब्रह्मा की स्वर्ण मूर्ति बनाकर के पूजन के बाद ब्राह्मण को दान करनी है। गाय, चांदी का पात्र एवं नीलम का दान करें, और इन सब के साथ में ब्राह्मण भोज, यथाशक्ति ब्राह्मण भोज जो है ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए बड़ी मुश्किल से एक चार्ट हमको मिला है, इसमें सब पूरे नियम लगते हैं ब्रह्म श्राप के, और ब्रह्म श्राप भी लगता है और इसमें प्रेत श्राप भी लगता है। ये कुंडली है 22 दिसंबर 1939 की है। अखिल जी जरा ये कुंडली लगाएं भाई, बड़ा प्रयास करने के बाद ये कुंडली मिली है हमको, लगा रहे हैं, ताकि समझ में आ जाएगा पूरा कॉम्बिनेशन। मेल का चार्ट है ये 22 दिसंबर 1939। समय है 11 PM, और स्थान है मेरठ, यूपी, इंडिया, यूपी, मेरठ। देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, थर्ड हाउस में राहु है, नवम में नीच का शनि, केतु और चंद्रमा है नवम हाउस में, ठीक है। अष्टम में गुरु है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम में मंगल है, चतुर्थ हाउस में बुध बैठा हुआ है, और
सूर्य जो है पंचम हाउस में। अब इसका विश्लेषण पहले कर लेते हैं हम लोग। D1 में देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बनती। देखिए लग्नेश और एक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी लग्न और पंचम का संबंध बनता है तो ये एक प्रॉमिस है संतान होने का। यहाँ पर लग्नेश जो है सूर्य वो पंचम में बैठा हुआ है, लेकिन एक प्रॉमिस तो दे रहा है। दूसरा इसमें निगेटिविटी क्या हो गई कि पंचम हाउस में बृहस्पति और सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य जो है वहां का कारक है, पंचमेश है वहां पर नेचुरल जोडियक का, तो वहां पर वो स्वामी उसका हो गया। और बृहस्पति जो है वो कारक होकर के अगर उसमें जरा सा भी मैलिफिक इफेक्ट है तो कारक और भाव और भावेश सब जो है पीड़ित हो जाते हैं। तो संतान के लिए पंचम भाव में सूर्य और बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया, यद्यपि ये एक कॉम्बिनेशन में संतान देने का एक प्रॉमिस है। लेकिन अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। सूर्य जो है और धनु राशि दोनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, और इसलिए जो है यहाँ पर ये सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है। जबकि दूसरा सन और भाव ये, जुपिटर का एक्सचेंज भी है। हाँ exchange 5-8 का एक्सचेंज हो गया ना, 5-8 का एक्सचेंज हो गया, 5 और 8 का एक्सचेंज हो गया। आप ये देखिएगा कहाँ शनि और किसका एक्सचेंज है? मंगल का शनि और मंगल, सन शनि एंड जुपिटर मंगल का का एक्सचेंज है। कहाँ भाई? 5th एंड 8th का एक्सचेंज है ना। कहाँ एक एक्सचेंज है भाई? धनु और मीन राशि का एक्सचेंज कहाँ हो गया? सूर्य किस राशि का स्वामी? पंचम का स्वामी होता है। वो केवल ये हुआ है कि 5th लॉर्ड होकर के बृहस्पति जो है वो अष्टम में चला वो गया। के 8 में चला गया। हाँ जी। हाँ, एक्सचेंज नहीं है। एक्सचेंज में हाँ तो जी, राशि sorry। दोनों के एक दूसरे के राशि में होनी चाहिए। हाँ। मंगल शनि का है। नहीं, मंगल शनि नहीं, का है, नहीं, वो- 7th 9th में है और 9th का 7th में है। मंगल और शनि का, हम्म। हाँ तो 7 और 9 का एक्सचेंज है। हाँ 7-9 7th का और है। 9th का हाँ, अब देखिए दोनों अग्नि तत्व के शनि ग्रह हैं debilitated पंचम होगा ना, में। नीच का होगा शनि। सॉरी। अब देखिए तीसरा पॉइंट है पंचमेश गुरु अष्टम में है और पाप कर्तरी में है। गुरु को जब देखिए एक तरफ मंगल है और एक तरफ शनि है और केतु है। तीसरा है नवम भाव में नीच का शनि केतु के साथ में है और वहां पर द्वादशेश चंद्रमा भी बैठा है। तो इससे क्या हुआ कि एक तो केतु का प्रभाव लग्न पर भी आ गया है, केतु का प्रभाव पंचम पर भी आ गया है, और नीच का शनि नवम में बैठा हुआ है, और पंचमेश जो है वो बृहस्पति अष्टम में चला गया है और पाप कर्तरी में है। तो D1 में जो है वो संतान की प्रॉमिस काफी कमजोर हो गई। अब अगर हम इसको D9 में देखते हैं कि क्या D9 में ये इसका प्रगति हुई है, कुछ प्रमोट हुआ है कि और भी कमजोर हो गया है। तो D9 जरा इसका देखते हैं भाई, ये लगा हुआ है D9। अखिल जी जरा D9 को थोड़ा एक्सप्लोर करो। बहन जी की फोटो आ रही है, D9 में फोटो आ रही है रेणु जी की। अरे ये है सब। Sorry। हाँ हाँ, तो D9 में देखिए तुला लग्न आ रही कि नहीं आ रही? कन्या लग्न है। कन्या 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 लग्न, अच्छा तो इसमें कन्या कन्या लग्न दिखा देख लो। अच्छा D9 में क्या चीज आ गई? नवांश लग्न में राहु है। पंचमेश हो सकता अष्टम है। में, पंचमेश अष्टम में। हाँ, इसमें भी वही चीज आ गई। पंचमेश जो है वो शनि है और अष्टम में है। नवांश में भी वो चीज आ रही है और राहु केतु से प्रभावित भी है। देखिए तुला में राहु केतु है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में ये जो है तुला लग्न आ रही थी जिसमें राहु केतु लग्न में है, और पंचमेश जो है वो नीच का हो गया है। शनि जो है वो नीच का हो गया है। D9 में भी शनि नीच का है। एक और चीज है कि D1 का जो पंचमेश है, D1 का पंचमेश जो गुरु है उस पर मंगल की दृष्टि है। तो इस तरीके से D9 में कोई प्रगति नहीं हुई है। और सूर्य जो है
वो अगर हम उसको कारक मान लें नेचुरल जोड़िए का, तो उस पर शनि की दृष्टि, नीच के शनि की दृष्टि है, तो ये भी जो है कोई अच्छा इसमें नहीं है। और पंचम हाउस में अगर तुला लग्न को हम लेते हैं, कन्या को ले लेते हैं, तो पंचम में कोई ग्रह है नहीं, उस पर कोई दृष्टि भी नहीं है। मंगल की अष्टम दृष्टि जरूर है मकर राशि में, तो पंचम में जो है मंगल की दृष्टि है अष्टम, तो D9 भी अच्छा नहीं है। और इसके बाद D7 जरा अगर लग सकता हो तो लगाओ भाई D7। देखिए चूंकि बहुत पहले की कुंडली है, तो इसमें हो सकता है कि अयनांश वगैरह की वजह से ये लग्न थोड़ा सा बदल रही हो। हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार ये तुला लग्न आ रही थी और इसकी धनु लग्न आ रही है D7। चतुर्थांश अगला वाला खोलिए, याद हो गया। सप्तमा, हाँ सप्तमांश धनु का है। धनु है। अच्छा, धनु जो है ये पंचमेश है, ये D1 का पंचमेश है ना, पंचम भाव। हाँ D1 में जो पंचम हाउस की जो राशि है वही इसकी लग्न राशि। D7 में आ गई है। तो यहाँ पर है कोई नीच का शनि पंचम हाउस में है, इसमें थोड़ा सा ग्रह बदल गए हैं। D7 में धनु लग्न है और शनि और केतु नीच के हैं। केतु चूंकि आगे बढ़ गया है, लेकिन वहां पर नीच का शनि पंचम हाउस में है। शनि हमारे जो हमने बनाए है उसमें, तो देखिए जब भी शनि और केतु एक साथ आते हैं, आप ये समझिए केतु जो है वो पिछले जन्म का, हमारे पास्ट लाइफ के जो है बैगेज है, उसको लेकर के चलता है। यानी पंचम हाउस में हमारे पिछले जन्म का कोई श्राप है, और वो श्राप क्या है, यहाँ पर शनि है। शनि बकरी होकर के यहाँ नीच का होकर के बैठा है, तो ये प्रेत श्राप भी आता है। और D1 और D9 से यहाँ पर जो है आपका ब्रह्म श्राप भी आता है। केतु के साथ जब भी आता है, केतु चूंकि यहाँ पर आगे आ गया है, हो सकता है इसमें वो लिया गया हो, लेकिन मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है केतु और शनि दोनों एक साथ हैं। तो ये पूर्व जन्म का एक श्राप शो कर रहा है, राहु के साथ नीच शनि से दृष्ट है। शनि से अगर इसको देखा जाए तो बृहस्पति दृष्ट है, जो D1 का पंचमेश है बृहस्पति, वो यहाँ पर D7 में नीच के शनि से दृष्ट है। तो यहाँ पर शनि और जुपिटर का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो बताया था उसमें शनि भी पीड़ित हो गया और जुपिटर भी पीड़ित हो गया। शनि नीच का हो गया और जुपिटर उसको देख रहा है। अगला एक और पंचम में नीच का शनि के, तो अष्टमेश के साथ, पंचमेश मंगल नवम भाव में अष्टमेश के साथ, पंचमेश मंगल नवम भाव में अष्टमेश चंद्रमा के साथ, तो 8 और 9 का भी संबंध बन गया। तो इस तरीके से D1, D9 और D7 सब में जो है वो आ रहा है, डिनाइल आ रहा है, बाधा आ रही है। अब इसका जरा अष्टक वर्ग देखें कि अष्टक वर्ग में क्या बता रही है, इसमें प्रॉमिस है कि नहीं। जरा इसका सर्वाष्टक देखते हैं। लगाओ भाई, सर्वाष्टक देखते हैं। बताइए कहाँ मिलेगा ये, हमें तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। नीचे है, ग्राफिकल के नीचे। अष्टक वर्ग आ गया ना, नहीं, ये ऊपर है ना, ये और ऊपर, और ऊपर, ये और ऊपर, हाँ ये आ गया। हाँ समुदाय अष्टक। हाँ, ये अष्टक वर्ग जो नीचे दिया गया है, तो देखिए पंचम में राशि धनु है। धनु राशि में कितने बिंदु हैं? 26, ठीक है ना। और बृहस्पति जो है बैठा है अष्टम में। अष्टम में मीन राशि है, मीन राशि में कितने बिंदु? 23।
23, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है 23 या 22, छठे भाव में 32, छठे भाव में पड़ी है मकर राशि, मकर राशि में 32 है। आपको पता है यदि 5 में कम हो और 6 में ज्यादा हो तो संतान में बाधा आती है। जिस तरह से 9, 10, 11 में अगर बढ़ते क्रम में हो तो आर्थिक प्रगति को शो करता है, उसी प्रकार से अगर 5 में कम है और 6 में ज्यादा है तो फिर वो बाधा इसमें आती है संतान में। तो ये भी है, यहाँ पर 5 में मात्र 26 बिंदु हैं और छठे में 32 बिंदु हैं। अष्टम में जहां बृहस्पति बैठा है वहां केवल जो है वो 22 बिंदु हैं। और फिर गुरु से जो पंचम हाउस है, गुरु से जो पंचम भाव कर्क राशि है, इसको भी देखते हैं कि गुरु से पंचम भी संतान को शो करता है। वहां पर कितने हैं? 25 बिंदु। 25, ठीक है ना। इसका मतलब भाव में कम है, 28 से कम है, भावेश कम बिंदु के साथ में है और कारक से पंचम में, तीनों स्थितियों में 22, 23, 25 ऐसे बिंदु हैं। तो ये भी अष्टक वर्ग भी ये शो कर रहा है कि हमारा पंचम हाउस इस नेटिव का कमजोर है, यानी संतान का सुख इसको नहीं है। एक बिंदु और भी, एक पॉइंट और हम देखते हैं कि अगर हम गुरु का प्रस्तारक वर्ग देखते हैं, गुरु का प्रस्तारक देखते हैं तो उसमें कर्क राशि में केवल 2 बिंदु हैं जो गुरु। मिश्रा जी, सेवेंथ जी। में कितना है? सेवेंथ में कितना है? सेवेंथ में है 31, 31। और एक में भाग्य में मेष भाग में राशि 22, 22। और ये आपके लाभ भाव में लाभ भाव में 31, और दशम में दशम में है 24। अब अगर हम इसमें गुरु का प्रस्तारक, इसको माने और हम फाइनल माने माइन्यूट करना चाहें तो गुरु के प्रस्तारक जो है उसमें हम गुरु से पंचम हाउस में जब देखेंगे कर्क राशि में केवल 2 बिंदु हैं और न्यूनतम 4 चाहिए। लेकिन उस प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस हाउस की प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें कम से कम चाहिए 5 या 6 बिंदु 8 में, लेकिन वहां पर केवल कर्क में 2 बिंदु है। तो इस तरीके से हमने, हमारे पास जो जितने पैरामीटर हो सकते थे, D1 देख लिया, D9 देख लिया, D7 देख लिया, अष्टक वर्ग देख लिया, प्रस्ताराष्टक देख लिया बृहस्पति का। संतान के लिए बृहस्पति का ही प्रस्ताराष्टक देखते हैं। इन सभी में जो है वो कमजोरी है, मानक से, न्यूनतम मानक से भी कम पोजीशन है, इसलिए इस जातक के कोई संतान नहीं हुई और ये लाइफ लॉन्ग निसंतान रहा। जबकि ये एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से ये रिटायर हुआ, क्योंकि शनि मंगल बुध इनका सबका आपस में संबंध है। तो इस तरीके से इस चार्ट में हमने देखा कि श्राप, ब्रह्म श्राप भी, इसमें गुरु भी पीड़ित दिख रहा है और शनि भी पीड़ित दिख रहा है। नीच का शनि केतु के साथ में D9 चार्ट में, और D1 में आपने देख लिया वहां भी शनि नीच का है और गुरु जो है वो अष्टम में पंचमेश होकर के अष्टम में गया है। तो गुरु भी पीड़ित है और शनि भी पीड़ित है। तो इस तरीके से इस चार्ट में हमने देखा कि श्राप की वजह से संतानहीनता का जो योग बनता है वो इस चार्ट में पूरी तरीके से लग रहा है। अब एक चार्ट, हाँ जी, हाँ बताएं राज एक जी। और चीज, सप्तम का लाभ भाव पंचम है, जी, तो यहाँ कम बिंदु है, वहाँ ज्यादा है। नहीं, वो इसलिए, इसमें देखिए क्या हुआ, अगर हम इनका बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट देखें तो ये दोनों नॉर्मल है। अच्छा, दोनों नॉर्मल है। दोनों नॉर्मल है ना कि सप्तम का विवाह का जो लाभ भाव है हाँ हाँ, वो पंचम कमजोर हुआ ना, तो कमजोर हुआ, कमजोर है ना, वो 31 बिंदु है, इसमें 26 बिंदु है। इसीलिए लाभ है ही नहीं, सप्तम का लाभ लाभ नहीं मिला नहीं, ना उसको। शादी का जी लाभ नहीं, जी शादी जी, का लाभ नहीं। नहीं मिला जी। हाँ, ये भी इसमें मिलता है। जी, तो अब जो है
एक चार्ट हम डाल रहे हैं, आप सब लोग जरा अपनी अपनी राय दें इसमें। ये फीमेल चार्ट है, इसमें कोई हमको ऐसा योग नहीं दिख रहा है जो घटित हो रहा है। इसकी 2 शादियां हुई हैं, दूसरी शादी भी टूटने की कगार पर है। वो माने डाइवोर्स के जो है पेपर्स जो है मूव हो चुके हैं। ये 24 अगस्त 1991 का है। चौबीस अगस्त 1991, 8:30 फतेहपुर। इसमें सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे कि किसको क्या दिख रहा है कि ऐसा हो रहा। 8:30 AM है। नहीं, AM, हाँ 8:30 AM फतेहपुर। हाँ ये चार्ट है। इसमें देखिए क्या है कि इसमें गुरु और बुध का एक ही डिग्री है। द्वादश हाउस में बुध और गुरु के एक डिग्री है, और दूसरा यह है कि चंद्रमा और राहु के एक डिग्री है। राहु 24 का है और मून भी 22-33 का है, लगभग एक डिग्री बराबर है। और इसमें ज्यादातर ग्रह जो है वो कम डिग्री के हैं, कोई 1 डिग्री का है, कोई 2 डिग्री का है, कोई 5 डिग्री का है। केवल जो है ये चंद्रमा और राहु, शनि 7 डिग्री का है, चंद्रमा राहु ये जो है 22-23 के हैं। इसमें क्या चीज ऐसी है जो जिसकी वजह से ये पहली शादी टूट गई, दूसरी शादी में भी डाइवोर्स के पेपर्स मूव कर चुके हैं। इसकी फर्स्ट मैरिज जो हुई थी वो 2017 में हुई थी। जगह क्या है मिश्रा जी इसकी? प्लेस? फतेहपुर। अखिल जी भाई बताओ, किसमें निकालो, कोई सूत्र निकालो। देखिए हमारे हिसाब से तो सबसे पहला सूत्र ये है कि अगर जी। हमने तो कभी कुछ पूछा नहीं ना जाना है, अगर जो है शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है लेडीज की कुंडली में या जेंट्स की कुंडली में, लड़कियों में तो बहुत है, तो उसको 28 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। अब इसकी शादी आप बताओ पहले कब हुई है? 2017 में। 2017 में हुई है, तो 91 और 9 हो गया इसका, वो 17, 9, 26। 26, ठीक है। तो एक फार्मूला है ये कि हमसे ज्यादा आप जो है क्या कहते हैं, आपके पास चार्ट आते हैं तो आप उन कुंडली को निकाल के देखिएगा कि जिन लेडीजों के विवाह में दिक्कत आई है तो क्या उनकी शादी 28 से उनकी कुंडली में शनि मंगल का योग था और उन्होंने शादी 28 से पहले कर ली है क्या? अब ये देखना पड़ेगा भाई, इसमें तो त्रिकोण संबंध है। अच्छा वो नाड़ी वाला लगा रहे, ये भास्कर सर बता गए थे। हाँ, तो 28 से बाद ही करना चाहिए जिनके भी कुंडली में सैटर्न मंगल का योग है। अच्छा तो ठीक, पहली वाले डिसमेंटल हो गई। दूसरी शादी अभी 2022 में हुई, 16 फरवरी 2022 को। तो 22-9 तो 33 होते, 22-9 जो है 31 होते हैं। तो ये चलनी चाहिए थी शादी। 26-2-28 हुए ना, 22 इधर हो गए और 9 उधर हो गए। अरे ऐसे देखें, आपने 2007 में बताई पहली शादी। हाँ 17 में। तब वो 26, अच्छा 2017 में, और दूसरी 2022 में हुई है। हाँ 5 वर्ष का अंतर हुआ। तो हाँ 26-5-31 हो गए जी। तो एक तो पहला तो निष्कर्ष ये निकला, मान लेते हैं हम लोग की जो है क्या कहते हैं, ये जो है फ्रेश चार्ट आया है, तो एडवाइस यही दी जाएगी कि आप जो है शनि मंगल का योग है तो आप 28 के बाद शादी करें, पहला। अब दूसरा, हालांकि चार्ट हम लोग को मालूम चल गया है और देखा कि पहली मैरिज डिस्प्यूट में हो चुकी है, तो फिर हम लोग जो सेकंड मैरिज का देखते हैं कि पहली मैरिज में अगर उसके योग, तो भाई अगर यो गड़बड़ हो गया मामला, तो इसके मतलब कि जो भी इसके जो इल इफेक्ट्स है वो मतलब काफी हद तक जो है
उसको रिजल्ट मिल गया है तो उसका अच्छा फल ठीक मिल रहा देखिए, इसमें एक चीज जो हमको समझ में आ रही है कि देखिए, हम लोगों ने जब कम्युनिकेशंस पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा सप्तमेश तो था सब कि उठा करके 12वें में चला गया है मिश्रा हाँ, जी। सप्तमेश 12वीं तो में है, 12वें में जाना ये 12th ज्यादा लॉर्ड के साथ, नुकसानदायक होता है। 12th लॉर्ड के साथ में है, हाँ जी, वो सबसे ज्यादा खराब है वो सबसे ज्यादा खराब है। और सेकंड जो हम मैरिज देखते हैं, हम लोग नवम भाव से देखते हैं, जैसे मान लीजिए तो वो गुरु आगे है है वहां वो। का कारक, और गुरु जो है वो राहु के त्रिकोण में है, जिसकी वजह से ये और सेकंड वाली मैरिज भी नहीं चल पा रही है। सेकंड मैरिज में आप देख रहे हैं शुक्र है, बुध है, सूर्य जो बैठे हैं उसके साथ में बगल में भाई दोस्त, हाँ वो क्या किया हाँ है, हाँ मतलब केतु के नक्षत्र में है। अब ये भी देखिए, तीनों चीजें हाँ केतु के नक्षत्र में पड़े हुए हैं। हाँ, वो सब माने जो है 12th में जाकर के मगर केतु के नक्षत्र में होना, आप समझ सकते मघा हैं कि नक्षत्र, मैंने पति के बाद नेक्स्ट हम लोग उसी से देखते हैं ना, सेकंड पति, और शुक्र है, बुध है, उसके हाँ बगल हाँ में बैठा हुआ है। हाँ तो केतु के नक्षत्र में है साथ में, देखिए गुरु भी हाँ, केतु के केतु के नक्षत्र में नक्षत्र है, में शुक्र है, भी केतु के नक्षत्र में है। तो सब ये नए नक्षत्र सारे भी ग्रह यही नुकसान कर गुरु रहा है। गुरु को छोड़ करके वहां तीनों जो है वो केतु के नक्षत्र में है। गुरु ये सबसे बड़ा गुरु भी है, नुकसानदायक चीज है। सभी सभी और जो है द्वादश में जितनी भी बैठे हैं, ये सभी मोक्ष का भाव है, मोक्ष के ग्रह के नक्षत्र में है, मतलब तो उसको इसलिए लग गया कि सांसार शादी का सुख नहीं होना चाहिए था, शायद सुख हाँ तो उसके लिए नहीं, है नहीं, लेकिन जबरदस्ती करा गया, बोलो एक तरह से। और दूसरी बात है, सूर्य से सारे अस्त है, शुक्र भी अस्त है। हाँ तो जब सब अस्त अस्त है। ग्रह, सबसे ज्यादा अस्त ग्रह बहुत नुकसान करते हैं, स्पेशली शादी के सुख के लिए। शादी करा देते हाँ, हैं, साथ नहीं रहने देते हैं, सुख नहीं देने देते सप्तमी हैं, सप्तमी, हाँ, बृहस्पति ये अस्त है, परेशानी। 4 अंश के भीतर है, 2 अंश का हम्म। बृहस्पति है, 6 अंश का सूर्य है, शुक्र भी और 4 अंश का है। तीसरा कारण है, मंगल भी आपके देखिए कहाँ पड़ा, कन्या लग्न का मंगल है, लग्न में कन्या का हाँ मंगल भी अच्छा नहीं होता है मैरिड लाइफ के लिए, कह दीजिए, बड़े लग्न में है। हाँ, वो मांगलिक योग भी बन रहा है, मांगलिक तो है ही, लेकिन मांगलिक योग कन्या भी का है, मंगल हो गया ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। मंगल कमजोर हो गया। तो मंगल भी तो पति का सुख नहीं है ना। हाँ, मंगल भी तो पति के सुख कमजोर है, उसका डिस्पोजिटर जो है उससे 12th हाउस में चला गया है, बुध भी और वहां अष्टमेश चला गया है। वही है, अष्टमेश भी है, पति का सुख वो भी है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो कहानी बन रही है पूरी, D9 में भी जो है लग्न राहु केतु के एक्सिस पर है। और सबसे बड़ी चीज है चंद्रमा जो बड़ा हुआ है आपका, मकर का चंद्रमा। शनि चंद्रमा ये जो है पता वो, क्या है, मकर राशि का चंद्रमा है। और जो लड़की की बार बार जो डिस्प्यूट होके लौट रही है, ये लड़की के ही कारण हो रहा है। लड़की के अंदर गुण भी अच्छे नहीं है, को लड़की एडजस्ट करने वाली नहीं है, कतई नहीं है। हाँ ये हो सकता है। लड़कियों को पिछले भाई अपना जन्म है, कहीं किसी के घर में गई हो, ये लड़की कहीं टिकने के लिए खुद तैयार नहीं हो रही है, घर वाले नहीं भगा रहे इसको, ये खुद भाग के चली आ रही है। कभी कभी लड़कियों में भी मकर का जो है शुक्र खराब होता है, चंद्रमा भी खराब होता है। चंद्रमा भी खराब होता है। नहीं, शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, ये भी एक अच्छा योग नहीं है। मकर का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है। शुक्र जो आप कह रहे हैं ना, शुक्र शनि का शुक्र और लेकिन वो अपने नक्षत्र में है। श्रवण तो फिर और नुकसान ही हो गया ना, किसी और के होता तो कुछ और घर का फल कर लेता। मकर का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, पूरी तरह से पीड़ा, तो मेंटली तो सुख इसको मिलना ही नहीं है। चंद्रमा के साथ शनि तो विष योग बना देता, क्या नहीं? चलो हाँ, हम लोग अब D7 शुरू करते हैं। D7 में एक पॉइंट है, जिसके D7 की लग्न अगर विषम राशि की है तो ऐसे जातक को पुत्रों से विशेष लाभ और सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जरा एक कुंडली लगाते हैं, जरा इस केवल पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। 25/1/1959 की एक कुंडली बना दो भाई, इसका D7 बता दो। इस जातक के केवल 2 पुत्र हैं और वो बड़े आज्ञाकारी हैं। बताइए। 25 जनवरी 1959।
3 AM। हेलो हेलो, खुश रहो। कौन? हाँ बताएं, अभी जरा हमारी क्लास हो रही, थोड़ा देर में बात करिएगा। कानपुर का है, 3 AM कानपुर। D7 भाई बता दो इनका। 5 नंबर। आ गया ना 5 नंबर? हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन राहु जो है वो दूरी बना के रखता है, साथ नहीं रहते हैं लेकिन सुख पूरा है, ऐसा है ना? हाँ मतलब राहु दूरी बना के रखता, मतलब समझे नहीं हम। राहु है थोड़ा पापी प्रभाव वहां पर आ गया, नहीं बच्चों से सुख नहीं, तो ये है रूल तो नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, कहने का मतलब जो आपने रूल्स अभी बताया कि D7 में अगर विषम राशि की विषम लग्न, राशि किसी की लग्न अगर जो है क्रिएट होती है, तो तो इसका मतलब ऐसे ये जातक जातक, को पुत्रों ऐसे से जातक पूरा को इसको। ऐसे जातक को हाँ, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी और उसको पुत्रों से लाभ मिलेगा। हाँ, ये एक रूल बन सुख। गया। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ये राहु, अगर यहाँ पे राहु के यहाँ से इससे लेना देना नहीं है। एक एक जैसा आप बता रहे हो कि ये लग्न में बैठ गया तो पुत्रों को ये दूर कर दिया, लेकिन सुख पूरा देता रहे पुत्र ना, ये हुआ। हाँ 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 हाँ, यही यानी सुख में कोई कमी नहीं, पुत्र सुख को है। सिंह क्यों राशि, मंजरी जी? सिंह राशि के बात है, बताइए आप तो वृषभ राशि बोल रहे थे, ये स्थिर राशि की अरे बात। हम विषम विषम अच्छा विषम, अच्छा सम विषम की बात कर रहे थे। कुछ नहीं, अच्छा मैडम थोड़ी देर के लिए चाय पीने चली गई हैं और लौट के आई है तो जो आधा सेंटेंस निकल गया। हेलो। ये कुंडली इन्हीं मंजरी जी की है। इनके 2 अच्छा। पुत्र हैं, दूर जरूर रहते हैं लेकिन जो ओहो। है इनको हाँ बताइए। नहीं, वो एक रूल हमने रूल D7 का एक रूल पढ़ा अच्छा था कि विषम राशि विषम। मतलब वर्ग जो सप्तम में विषम राशि आएगी तो संतान सुख हाँ, मिलता है। सम राशि लग्न आएगी, नहीं, विषम राशि अगर लग्न में आती है तो पुत्र संतान होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, पुत्र पुत्रों संतान से होती जो है, पुत्रों से लाभ माने जो है पुत्र सुख मिलेगा, पुत्रों से सुख मिलता है। और ओके। अगर सम राशि आती है तो कन्याओं से। है। अच्छा अच्छा, हाँ, और या ये कह मैल्फिक सकते हैं इफेक्ट। कन्या ज्यादा होती है उसमें पुत्र ज्यादा होते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, वो जो है नहीं, ज्यादा और कम तो एक अलग बात है, लेकिन वो उससे जो है विषम और सम में यही है, मेल और फीमेल का है। अच्छा अब कोई अपना चार्ट लगा के बताए भाई, ये नियम थोड़ा हो जाए। शशि जी का चार्ट लगाइए, उनकी बेटी भी है ना। बेटी भी है, हाँ बेटा भी है। हाँ तो इसीलिए हाँ, तो लगाइए इसका आप भी। 28 तो मार्च 1952। हाँ, लगाओ भाई इधर। हाँ उसको भी चेक करा जाए जरा, दोनों संतान है तो हो सकता है कि विषम राशि हो, वहां कोई फीमेल प्लेनेट बैठा हो। क्या पता वहां रुक पर जाइए, द्विसभा नहीं राशि, पहले द्विसभा नहीं, रुक राशि आ जाइए। जाए। अरे वहां अरे द्विसभा राशि आ जाए। अरे ऐसा चलो कुछ चलो नहीं, सुनिए। पहले ये बताइए कि पहले बेटी है कि बेटा है? बेटा है। पहले बेटा है, तो इसका मतलब मिश्रा जी रूल के हिसाब से D7 में विषम राशि आनी चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं। नहीं द्विसभा राशि भी आ सकती है मेरे हिसाब से। चलो देखते देखो क्या हैं आते वो, हैं। ये एक रूल ही तो है, डलते रूल हैं। को नहीं, वो रूल है, उसको देखते हैं कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ये लाइए, है। बताइए बताइए, 28 देखा। 28 मार्च 1952। फीमेल कर लीजिए। टाइम बताइए। 3:30 बजे दोपहर के। 15:30। 15:30। जी। दिल्ली।
हम्म, 6 नंबर आई। 6 नंबर आ गई। द्विसभा राशि पहला आ गई। नहीं, पहले जो है आपका बेटा था बेटी? बेटा। बेटा है तो द्विसभा। द्विसभा राशि आई। द्विसभा मैंने बोला था ना आपको, अगर दोनों होंगे तो हाँ द्विसभा बिल्कुल राशि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बोला, बहुत अच्छा। बढ़िया है। तो इसमें केतु आ भाई, गया, पर दोनों बच्चे मेरे केतु- साथ ही रहते हैं। हाँ तो नीचे जुपिटर है ना सप्तम में, हम्म, और लग्नेश भी है, बुध दोनों देख रहा है। साथ ही बैठा है। चलो फिर पापी लग्न बैठा है इसकी तो हो इसकी सकता है कि कोई, इसकी हो पुष्टि सकता कर है भी ली एक जाए। सीजेरियन हुआ हो कोई बच्चा। नहीं, अब देखिए हम अपना लगा ले रहे हैं ना, हम लोगों का देखो सर, हम लोग रूल पे जो चल रहा है D7 पे, तो आपने रूल बताया सम विषम राशि पे, पहली संतान फीमेल और मेल, तो हमारे भी एक हाँ। बेटा और बेटी है, बेटी मेरी बड़ी है, ठीक है। तो अब हम चलो लोग जो है देखते क्या हैं। कहते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरी देखिए जो है क्या कहते हैं 3 नंबर की लग्न उदित हुई द्विस्वभाव। और D7 में, और द्विस्वभाव है, तो हमारे लड़का लड़की दोनों हैं। हाँ तो माने एक रूल ये पक्का होता चला जा रहा है कि अगर दोनों हैं तो दोनों का सुख है, द्विस्वभाव है तो दोनों का सुख है। अब वो एक ऐसा सम लगाओ विषम जिसमें और द्विसभा। केवल हाँ जी। फीमेल हो। नहीं अब एक मिनट, यहाँ पे इतने लोग 12 लोग बैठे हुए हैं, तो 12 13 14 लोग हैं, तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो अपना, सब लोग, इससे एक रूल एक आपका कंफ्लिक्ट हो जाएगा 15 4 में। करिए सर, टाइम नोट भी करिए। ज्यादा है। एक मिनट रुकिए। अखिलेश, अखिलेश हाँ सर बताएं। हाँ राय सर का लगाओ। हमारा लगा दो। तो हमको ये बताइए आप पहले कि क्या बेटे बेटे हैं, बेटी है? सब बेटे केवल बेटे बेटे। हैं। सब बेटे बेटे हैं। हाँ। शशि जी का टाइम क्या था? 3:30। 5, अरे 3:30। अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे एक मिनट रुक जाइए, पहले रुक जाइए। शशि खन्ना जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। बता तो दिया पहले। अब दोबारा बता दीजिए। 28 मार्च 1952। 28 मार्च 1952। 3:30 बजे दोपहर में। हाँ, दिल्ली। हाँ हाँ दिल्ली। दोपहर दिल्ली। 15:30। 15:30। 15:30 में तो इनकी लग्न क्या आई है? सिंह ठीक है लगा। राय साहब, आप बताइए, ठीक है। 22/6/1944। 22/6/1944। टाइम 1:15 हाँ दोपहर को। दोपहर, तो 13-15 हो गया। हाँ, जी। और बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया 22/6/44। 22/6/44 हो गया। 13-15 उत्तर प्रदेश बलिया। तो ये कन्या लग्न है आपकी? जी हाँ। जी हाँ कन्या ठीक लग्न है, है। उसमें हम लोग आ जाते हैं और इसको चार्ट बन। 1 नंबर की लग्न उदित हुई आपकी, विषम राशि। हाँ तो ठीक ही है, बेटे ही बेटे। ठीक है। हाँ? और कोई ठीक दूसरा है। बताओ भैया। आपकी बेटी नहीं है ना? ना, नहीं बेटी नहीं है एको। एक को नहीं। एक और फार्मूला कोई? तो पक्का हो गया। अच्छा एक चीज नहीं, सुनिए इसी को थोड़ा सा बड़ा, इसको एक और कर लीजिए। इसमें एक सूत्र और बताया है उन्होंने, के.एन. राव सर ने, कि अगर D7 के पंचम हाउस में कोई हाँ। पापी ग्रह केतु या शनि बैठ जाता है तो प्रथम संतान की डेथ जो है पिता के सामने होती है। जरा इनका D7 खोलो। रूल क्या है D7 के पंचम हाउस में? यदि पापी ग्रह बैठ जाए, केतु या शनि, तो इसमें राहु, उसको नहीं लेंगे हम लोग, राहु मंगल सूर्य को?
नहीं वो नहीं, भी है पापी ग्रह ये उसमें तो भी है। शनि राहु राहु को भी ले सकते हो। इनका जरा देख रहे हैं, पापी ग्रह है क्या? लाइए सिम देख रहे हैं। केतु है। नहीं इसी सप्तमेश तो नीचे है। हाँ सप्तमेश केतु है। D7 में है क्या? पंचम में केतु है। ये देखिए जी, केतु है, जुपिटर के केतु। साथ है। वो कुछ भी, वो पापी ग्रह आ गया ना। फर्स्ट चाइल्ड की जो है वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी राय साहब के। राय साहब के बेटे की हुई थी। हाँ हाँ, वैसे भी गुरु राहु केतु के एक्सेस में फंसा हुआ है ना वो, सप्तम में भी, सप्तमेश में भी, सप्तम भाव में, मतलब सप्तमांश में। अगर गुरु भी मान लेते तो भी राहु केतु की चपेट में है ना, कारक है ना, गुरु गुरु कारक है ना फंसा हुआ संतान। तो वो नुकसान भी कर दिया उसने एक। और पंचम में चूंकि सप्तम में आता है तो सेकंड चाइल्ड का होता है। अच्छा, सप्तम में सेकंड चाइल्ड। अच्छा ये भी है। और खाली हाँ। है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट है तो खाली होना चाहिए। मतलब यह है कि एक पंचम से पहली संतान, सप्तम से दूसरी, नवम से तीसरी, तो हाँ इनमें जी। अगर पाप प्रभाव ज्यादा प्रबल होता है तो उसी उसी नंबर की जो है वो संतान को कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है। अरे वो राय साहब, हाँ जरा छोटे वाले बच्चे के बताओ जिसके 2 बेटियां हैं। अच्छा अभी बतलाते 1 मिनट। राय साहब की अपनी बताइए जरा डेट ऑफ बर्थ। लिखिए 22/6/1944। टाइम 13:15। 1:15 PM और बलिया। उत्तर प्रदेश बलिया। 13 कोई और 15। अपना, हाँ कोई और अपना बताए भाई, कहाँ गए हिमांशु शाही? अमित शर्मा जी बताएंगे। नोट कर लो। अमित शर्मा, 23/6 अजय 1976। रुकिए रुकिए, हाँ अखिल जी बताओ सर। पहले ये चार्ट लगाओ। जी बोलिए। बोलिए। क्या है डेट ऑफ बर्थ? राय साहब बताएं जरा। 23/6/1976। जी 6:30। 6:30। हाँ शाम को। PM प्लेस कानपुर। कानपुर। जी बोलें। कानपुर है। जी बना मिश्रा सर चार्ट बता। बन। चार्ट वही। सप्तमांश में 9 नंबर की लग्न उदित हो रही है। द्विसभाव लग्न है। द्विस्वभाव लग्न है। द्विस्वभाव लग्न है। शाम को 6:30 बजे का टाइम है। हाँ तो बताएं सर कुछ। अब इसमें तो हमको ये लग रहा है कि लग्न केतु की दिखाइए, प्रभाव, लग्न की डिग्री केतु दिखाइए जरा। ये विषम नहीं है। और लगन विषम तो है, द्विस्वभाव भी है, द्विसभाव की विषम बात हम भी लोग है। कंफर्म करना चाह रहे थे। इसमें हमें लगता है केतु की वजह से ये जो है गड़बड़ हुआ है। शुक्र में केतु। हाँ केतु है ना। केतु जो है वो बैठा हुआ है, वो लग्न को भी देख रहा है, पंचम को भी देख रहा है और नवम में बैठा हुआ है। हाँ और शनि जो है पंचम हाउस को देख भी रहा है।
तो पंचम हाउस पीड़ित हो गया मिश्रा ना जी, शनि। अगर हम सप्तमांश देखते हैं तो सूर्य के साथ मंगल पड़ा हुआ है अष्टम में। अगर नहीं सप्तमांश वो की तो अलग से नहीं, वो चीज अलग है जो हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे इसमें मेल अगर फीमेल केतु वाली ना बात, होता, तो केतु क्या ना होता? होता तो ये जो इसमें मेल चाइल्ड की संभावना थी। ये लड़कियां जो है ना, लड़कों दो से ज्यादा लड़कियां अच्छी हैं, होंगी। लड़कियां नहीं लड़कों अच्छी है वो एक नहीं, हम एक इस हम रूल, लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं। हम लोग रूल पे, अच्छी खराब की बात नहीं, हम लोग रूल पे देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर वायलेशन क्यों हो रहा है। विषम राशि भी है, द्विस्वभाव भी इसको ले सकते हैं, तो दोनों में ये शो हो रहा है कि मेल चाइल्ड होना चाहिए, लेकिन केतु और शनि के प्रभाव से ये दिक्कत आ रही है मिश्रा जी, पंचम हाउस पर। जी जी मिश्रा जी, इसमें हाँ जो जी है हाँ ना, जो लग्न उसमें है वही लग्न इसमें भी आ रही है। डिग्री दिखाइए जरा। अरे अच्छा लग्न की अच्छा, हाँ डिग्री। लग्न की डिग्री वही होगी, धनु राशि की डिग्री 139, है। 139 नहीं देखो। नहीं, लग्न देखिए, फर्स्ट वाले हम पूछ रहे हैं अरे कितने डिग्री की? 139 है। अरे D1 जो है, D1 की लग्न 139 के, इसीलिए तो ये आ गई उसी के माने जो है। वो हो गया ना, मतलब टाइमिंग नवांश में भी टाइमिंग इसमें सही भी वो हो है, गया। टाइमिंग हाँ सही है कहने का मेरा मतलब है। वर्गोत्तम हो गया ना। वर्गोत्तम हो गया ना। हाँ। टाइमिंग भी कभी कभी गड़बड़ हो सकता है ना, तो वृश्चिक या मकर में चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, राय साहब का टाइमिंग गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत प्रबुद्ध वर्ग के हैं। इसमें हमको जो ये लग रहा है वो केतु और शनि का जो है, केतु और शनि की वजह से ये पंचम हाउस पीड़ित है, पंचम भी पीड़ित है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, और केतु जो है वो, केतु ही जो है सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। नहीं, केतु जो है उसमें भी नहीं ना, केतु पंचम में D1 में भी है और इसमें भी है, D7 में भी है। हाँ, तो वो केतु की वजह से ही दिक्कत है। हाँ, D1 इसका में मतलब दोनों जो है D1 में, प्रॉब्लम। वहां देखिए, हाँ यहाँ पर D1 में क्लियर है कि केतु है, और जुपिटर जो है यहाँ पर लग्नेश देखिए आप, होकर के केतु के साथ जुपिटर, पीड़ित है। नहीं जुपिटर वही है, 5 में जी ही है, तो मतलब ये नहीं, जुपिटर से उसमें तो ये होता है देखो, ना कि भाई, ये लगने देखो, लग्नेश का पंचम से संबंध बना है, तो ये एक बड़ा प्रॉमिस है। हाँ लेकिन ये प्रॉमिस चेंज कैसे हुआ कि केतु जो है वो जुपिटर के साथ में कारक होकर के ये पीड़ित हो गया है, हाँ सर एक और चीज और, शनि की पंचमेश, दृष्टि भी है। पंचमेश और अष्टमेश का भी 5-8 का भी हाँ, संबंध है। और शनि की दृष्टि भी है इस पर, तो जुपिटर जो है वो पीड़ित हो गया है शनि और केतु की वजह से, और मून जो है वो एलिवेट हो गया, क्योंकि वो अपने उच्च राशि की ओर जा रहा है। मून और 5-8 का मंगल का, रिलेशन। मून और अच्छा, मंगल का 5 और एक्सचेंज भी है ना। 5-8 मून का और एक्सचेंज भी है, तो मून और संतान मंगल के का लिए जो, एक्सचेंज भी है। हाँ ऋषियों ने जो संतान के लिए जो भी लिखे हैं वो मेल के लिए लिखे हैं। फीमेल चार ना, मेल के ये मेल हाँ, तो वंश इसलिए वृद्धि की बात 5, करते हैं ना, वो बस वंश का बात हाँ है। लिगेसी जो है उससे है, तो इसलिए ये पीड़ा है इसमें कि मैंने संतान है, लेकिन वो ऋषि लोग उस चीज को नहीं मानते हैं। ना, उस अच्छा, संतान को नहीं मानते, लड़की को नहीं मानते। हाँ वो मानते नहीं इस चीज को, जो भी उन्होंने कॉम्बिनेशंस लिखे हैं वो मेल के लिए ही लिखे ज्यादातर। हाँ हाँ, मेल के लिए लिखा है। जी, अच्छा एक और देख लेते हैं, दीपलता जी जरा अपना डालें डिटेल। जी 18 अक्टूबर। हाँ 18 अक्टूबर 1952। जी 22-26। स्थान बांदा, यूपी। देखते हैं इनका क्या आता है। थोड़ा सा पहले D1 को भी देख लेते हैं, D1 को भी देखते हैं, फिर D7 को आगे बढ़ते हैं। D1 की प्रॉमिस D7 में क्या कहती है। पंचम भाव में नीच का सूरज। देखो सूर्य नीच का है वहां पर, और बुध बैठा हुआ है।
और पंचमेश अष्टम में है। पंचमेश में है। अष्टम, हाँ छठे में है, हाँ, छठे में है। छठे में है। और जुपिटर की दृष्टि है, लेकिन वो बकरी है वहां पर। उनकी संतान क्या है? लग्नेश, लग्नेश आपका बेटा बेटी दोनों है? नहीं, दो बेटी बेटियां हैं, हैं। 2 बेटियां हैं। देखो जरा D7 क्या कहते हैं। चंद्रमा के साथ शनि भी है। हाँ हाँ, वही मैंने बताया। विषम लग्न, नहीं तुला लग्न है, विषम ही आई। सप्तमांश तुला आ गया। शनि मंगल भी है। 5-11 क्वेश्चन। शनि की वहां दृष्टि है पंचम से। हाँ दृष्टि। शनि भी है, मंगल भी। हाँ मंगल है, लेकिन मंगल तो मेल है। बुध बैठ गया है जो। बुध जो है विषम राशि में भी बैठा है, तो बुध तो मंगल के साथ बैठा, तो मेल की तरह कार्य करना चाहिए इसको। नीच का सूर्य जो कह रहा है वो क्या करेगा? नीच का सूर्य पंचम में वो खराब करता है, वो तो हमने पिछले उसमें लिखाया था ना। हाँ, श्राप, नीच का सूर्य पितृ बता रहे श्राप। हैं। हाँ, श्राप नीच में का होता है ना, सूर्य संतान कहने देगा आपको। पितृ श्राप जो है, पितृ श्राप में हमने लिखाया था आपको ना, वंश सूर्य नहीं नीच बढ़ाने का हो। देता है ना श्राप में। हाँ हाँ, वही मतलब। देखो इसमें लिखा है पितृ श्राप में, यदि सूर्य पंचम में नीच का हो और शनि के नवांश में हो, पाप या पाप कर्त्री में हो, तो मेल चाइल्ड नहीं, या संतान नहीं होती। नवांश तो अपने नवांश में गया है। नीच का सूर्य है, नीच का सूर्य है। अब पाप कर्त्री में भी है, अष्टमेश है ना एक तरफ। तुला नीच, राशि में सूर्य को नहीं देता है, थोड़ा तकलीफ पड़ता हाँ दिक्कत कर गुरु की रहा बकरी है है। कन्या में। है। तुला हाँ। राशि में सूर्य है। तुला राशि का सूर्य जो है वो पितृ शाप, उसमें हम लोग लिखे हैं ना, पितृ शाप में तुला राशि का सूर्य नाड़ी अगर भी तो पंचम में कहती है हो। तुला राशि में सूर्य थोड़ा संतान प्राप्त। हाँ, और नाड़ी भी बना पंचमेश लेती जो है वो छठे, पंचमेश छठे भाव में बैठा हुआ है। दोनों चीजें नुकसान करती हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं कहीं कहाँ पर फेल होता है। ज्यादातर लग रहा है वैसे ये सम विषम और द्विस्वभाव में। और अगर किसी को लगाना हो भाई चार्ट अपना लगवा दे, फिर थोड़ा सा पहली चीज तो आगे सर यहाँ पे एक चीज हम ये कहेंगे कि सम और विषम राशि का आप नाम ले रहे हैं और द्विस्वभाव को काउंट कर रहे हैं, तो ये बात कुछ नहीं जमती नहीं है। या तो फिर चर और स्थिर, चर स्थिर और द्विस्वभाव लें हम लोग, ठीक है। और सम और विषम राशि ले रहे हाँ, और द्विस्वभाव को ऐड कर सम विषम और राशि को ही वैसे लेना चाहिए। वैसे अभी लेना देखो चाहिए। इसको हम D1, सुनिए हाँ सर अभी जी जब D1 हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, जी। उसमें D1 के D7 के बहुत से रूल्स हैं उसमें, कि ओके। D7 को हम लोग कैसे देखिए, देखेंगे। अगर अगर हम सम विषम लेते हैं तभी उनका कन्या लग्न आई थी। कन्या हम तो इन- सम राशि हो बात- गई। अब सम में बात उनका नहीं, एक लड़का एक लड़की है, उसको अब कैसे काउंट करेंगे? नहीं तो उसमें ग्रहों का प्रभाव भी तो लेते हैं ना, उसमें और भी वो तो कैसे फिर आगे होते हैं देखेंगे ग्रहों तो का पूरा। नहीं तो सर इसको हम लोग चर राशि और स्थिर राशि में लगा के देख लो ना एक बार, चर राशि, चलो स्थिर देख, राशि और जो है द्विस्वभाव राशि इसको आप लोग लगाइए, इस जी। नियम को लगाइए। हालांकि KN राव की किताब में ये नियम है, तो वो काफी लगा करके करते हैं हाँ हाँ सही बात। फार्मूला, तो लेकिन सम विषम में अब सम लेकिन विषम अन्य में चीज, ज्यादा काउंट करिए। नहीं, हाँ सम हाँ विषम में उसका फॉर्मूला रखिए। हाँ हाँ, और और फिर ग्रहों अगर का कभी प्रभाव होता है देखे। तो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, मैंने उसमें 70-80% जो है लग सकता है हाँ। कि आगे क्या है, सम लेकिन और बात विषम में बाकी एग्जैक्ट तो गॉड के अलावा, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन ये एक ऐसा है कि इससे कुछ आइडिया लग सकता है। वो काफी चीजें, काफी अपने जो चार्ट हम लोग लगाए काफी लगे हैं उनमें,
हाँ जी अब सर। थोड़ा सा हम, हाँ जी बताएं। हाँ जी सर, मेरे लगा के देखो एक बार। हाँ बोलो। हाँ जी सर, 23 अगस्त। क्या लगाना है, चार्ट लगाना है? हाँ जी सर, देखो पहले विषय। हाँ एक एक मिनट रुकिए, आप बताओ डेट ऑफ बर्थ बताओ। मम्मी नहीं 23 अगस्त। नहीं, आपकी आवाज भी देखो गूंज रही है, साफ नहीं आती। आप जो बोल रहे हैं साफ नहीं आ रहा, धीमे धीमे आप बोल रहे हैं। हेलो हाँ बोलिए। सर, 23 अगस्त 1983। 23 अगस्त 1983, ठीक है। टाइम है 9:20 AM। गुरु 9। वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में था। और आपकी स्टेट? हाँ जी सर, पंजाब पंजाब जी। कपूरथला सर। लो। तो आपकी फर्स्ट चाइल्ड क्या है, बेटा है बेटी? बेटा होना सर चाहिए मेरा क्या? बेटा है। जी सर बेटा है, बेटा। बेटा बेटा है। होना चाहिए। 2 बेटे हैं सर। एक बेटा 2 बेटी नहीं नहीं, 2 बेटे ही हैं। हैं? दो बेटे। लगाओ सर। ओनली 2 सन्स। 2 बेटे हैं। इनका अब लगाओ D7 जरा वो 7 देखो। D7 लग। 4 नंबर। हाँ। और पंचम में केतु शनि केतु। तो कोई इसमें हम ये मिसकैरीड कहना हुआ चाह है रहे थे कि ये मिसकैरीड हुआ है क्या कोई? नहीं सर, नहीं। सजेरियन है सर। तो ये हुआ सर, चर राशि को मान लिया जाए ना? हाँ सर जैसे बच्चे थोड़े सजेरियन से हुए हैं, बट अच्छा अच्छा, हाँ बच्चे सिजेरियन से हुए, ठीक बात है। हाँ जी दोनों सर। और केतु है शनि के साथ में है पंचम हाउस में। राशि तो सम है। अच्छा ये बताइए, ये जो सेकंड चाइल्ड है उसको कोई हेल्थ इशू है क्या? सर नहीं सर, वैसे ही बस उसका, हाँ जी, थोड़ी थोड़ी जब गर्मी आती है स्किन की प्रॉब्लम होती है उसको सर। शनि केतु एक स्किन प्रॉब्लम होता। शनि केतु नहीं, 7th लॉर्ड जो है, 7th लॉर्ड केतु के साथ में है, तो वो 7th लॉर्ड मतलब सेकंड चाइल्ड। केतु के साथ है इसलिए उसके स्किन प्रॉब्लम होगी। हाँ तो केतु केतु स्किन प्रॉब्लम देता है, चिकत्ते लाल चिकत्ते पड़ते। हाँ सेंसिटिव बढ़ा है, धूप में खेलता है तो लाल हो जाता है। हाँ लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं, ये है, ठीक सोरासिस है। टाइप हो जाता है वो। चलो फिर इसको और चेक करो और लगाओ। ठीक है सर। ये तो मतलब वो अब अगले उसमें हम लोग जो है D7 को पूरे तरीके से पढ़ेंगे, और इसमें जो चक्र का है अखिल जी। एक चीज और भी देखिएगा मिश्रा जी, अगर हाँ जी, लग्न जी। में कि आपकी डिग्री और ये सही नहीं होगी तो सप्तमांश की लग्न तो थोड़ी में बदल जाती है ना। हाँ आपका 4 डिग्री है, BTR की 15-16 बहुत मिनट जरूरत लगता है। पड़ेगी।